नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। और आज इंडिया लीगल में एक ऐसा मसला जो मानवीय संबंधों, विशेषकर नारी और पुरुष के संबंधों से जुड़ी हुई है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में युवा वर्ग तेजी से अपने जीवन शैली में बदलाव ला रहा है। आधुनिकता के दौर में बोलने का लहजा बदल रहा है, समाज के रस्म और रिवाज और रवायत बदल रहे हैं, रिश्तों का लिहाज बदल रहा है। इस नाजुक दौर में स्त्री पुरुष के रिश्ते में भी, संबंध में भी बहुत तब्दीली आई है। विशेषकर शादी की संस्था नए परिवेश में नया रूप ले रही है। ऐसा नहीं है कि रिश्तों की शिद्दत खत्म हो गई है या नजदीकियां ने दूरियों का जामा पहन लिया है, लेकिन स्त्री पुरुष के रिश्ते अब मुख्तलिफ जुबान जरूर बोलने लगे हैं। इसी आधुनिक संस्कृति का एक हिस्सा है लिव इन रिलेशनशिप। आज के कई युवा और वयस्क शादीशुदा जिंदगी जीने से बेहतर लिव इन रिलेशनशिप को मानते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशन और शादी में बहुत फर्क है। आज के दौर में युवा पीढ़ी शादी और लिव इन रिलेशनशिप को एक जैसा ही मानती है। उनका मानना है कि इन दोनों में ही हम सामने वाले से कुछ वायदे के साथ उनके साथ रहते हैं। बस शादी में समाज और कानून की मान्यता होती है और लिव इन में दो लोगों के अंदर, जो दो लोगों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो होती है। इसको समाज और कानून भले ही किसी भी रूप में देखे। हालांकि इसको थोड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है किसी महिला और पुरुष का शादी के बिना आपसी सहमति के बाद एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहना। महानगरों में लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत शिक्षित और आर्थिक तौर पर स्वतंत्र लोगों ने की, जो कि विवाह की अड़चन से, उसकी जकड़न से छुटकारा चाहते थे। इस रिश्ते को दूसरे पक्ष के सहमति के बिना कभी भी समाप्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कानूनी मान्यता दे दी है। इंदिरा शर्मा बनाम वीकेवी शर्मा के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप न अपराध है और न ही पाप। शादी करने या न करने और यौन रिश्ता बनाने का फैसला पूरी तरह से निजी है। लिहाजा 18 की उम्र पूरी कर चुकी लड़की और 21 की उम्र पूरी कर चुका लड़का लिव इन में रह सकते हैं। शीर्ष कोर्ट ने लिव इन को एक कानूनी कवच जरूर पहना दिया, लेकिन लिव इन पार्टनर को आज भी वो पूरे कानूनी हक नहीं मिलते हैं जो एक शादीशुदा महिला को मिलते हैं। इसके चलते कई बार महिला लिव इन पार्टनर को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे लिव इन में महिलाओं को जन्मे बच्चों, लिव इन में जो महिलाएं रह रही है उनके बच्चों को पूरे कानूनी अधिकार मिलते हैं। संपत्ति तभी मिलती है जब पति ने वसीयत की हो। घरेलू हिंसा में कानून संरक्षण मिलता है। कई लीगल रेमेडीज तो मिलते हैं, लेकिन लिव इन से जुड़े कानूनों की कमी इतनी ज्यादा है कि कई बार इसमें महिलाओं का शोषण हो जाता है लिव इन के नाम पर। लिव इन रिश्ते की कानूनी परिभाषा अभी तक स्पष्ट नहीं है। पार्टनर्स के दायित्व के लिए कोई कानूनी ढांचा अभी तक नहीं बना है। वैसे भले ही कानून की कमी हो, लेकिन कुछ प्रावधानों में बदलाव लाकर लिव इन पार्टनर्स को हक देने की कोशिश जरूर की गई है। हालिया अगर घटनाओं को हम देखें तो अदालतों के कई फैसलों ने लिव इन रिश्ते की पैरोकारी की है, लेकिन अभी भी इस रिश्ते को उचित संवैधानिक और कानूनी स्थान मिलने की जरूरत महसूस की जा रही है। आज हम लिव इन रिश्तों की ही विशेषकर से जुड़ी सामाजिक और कानूनी पेच समझने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि हाल फिलहाल में राजस्थान हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि पुरुष शादीशुदा है और वो लिव इन में रह रहा है तो ये रिश्ता लिव इन नहीं माना जाएगा। और शादी की संस्था के बदलते नक्शो निगार और को भी आपके सामने आज हम रखने वाले हैं इसी घटना के परिदृश्य में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि लिव इन रिश्ते की परिभाषा अभी तक और कानूनी तमाम फैसलों के बाद किस तरह से हमारे सामने है। बदलते दौर में लिव इन रिश्ते पर अदालती फैसलों ने इसकी कानूनी वैधता को मजबूत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि अगर दोनों पार्टनर लंबे समय से अपने आर्थिक और अन्य प्रकार के संसाधन आपस में बांट रहे हों तो ये भी रिश्ता लिव इन ही कहलाएगा। लिव इन में रहने वाली महिलाओं के पास वो सारे कानूनी अधिकार हैं जो भारतीय पत्नी को संवैधानिक तौर पर दिए गए हैं।
लिव इन रिश्ते में महिलाओं के कानूनी अधिकार जैसे कि घरेलू हिंसा के संरक्षण, प्रॉपर्टी पर अधिकार, संबंध विच्छेद की स्थिति में गुजारा भत्ता, बच्चे को विरासत का अधिकार, लिव इन रिश्ते को कानूनी मान्यता देने के मसले पर अदालतों ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। लिव इन रिश्ते पर कानूनी टिप्पणियां। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर कानूनी टिप्पणी करते हुए कहा, जीवित संबंध भारत के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के दायरे में आता है। दो वयस्कों के बीच लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं माना जा सकता है। वहीं जस्टिस ए.के. गांगुली ने टिप्पणी की कि हर समाज में वैधता के बदले सामाजिक मानदंडों के साथ जो अतीत में नाजायज था वो आज वैध हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दो सहमत वयस्क एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी। इसके आगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक पुरुष और एक महिला बिना शादी किए भी अगर चाहें तो एक साथ रह सकते हैं। इसे समाज द्वारा अनैतिक माना जा सकता है, लेकिन ये अवैध नहीं है। कानून और नैतिकता में अंतर है। लिव इन में रहने के बाद कोई लड़का अगर लड़की को छोड़ देता है तो पीड़िता को सुविधाएं कोर्ट दिलाने का काम करेगा। इसके लिए पीड़िता लड़की को लिव इन में होने के सबूत, खासकर आर्थिक लेन देन के कागज कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। जाहिर है कि कानूनी तौर पर लिव इन रिश्ते को संरक्षण मिला हुआ है। कानूनी वैधता सामाजिक मान्यताओं में बदलाव की जमीन तैयार कर चुका है, लेकिन अभी भी ग्रे एरिया पर काफी काम बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। लेकिन इसके अंदर बहुत पेंच अभी भी बाकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल फिलहाल में राजस्थान हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जस्टिस पंकज भंडारी ने, और उसमें पूरा मामला था कि एक 29 वर्षीय महिला थी जो कि अविवाहित थी और 31 वर्षीय विवाहित पुरुष के साथ रहती थी, और इन लोगों ने कहा कि हम दोनों लिव इन में हैं, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि हम ऐसे रिश्ते को लिव इन नहीं मानते। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर जब बात हुई थी तब एक फैसला दिया था कि किसी भी पुरुष या स्त्री को ये आज़ादी है कि वो अपनी इच्छा से किसी और के साथ रह सके और किसी और के साथ संबंध रख सके, जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम नहीं दिया जा सकता। बहरहाल अब लिव इन रिश्ते जो हैं उसके अलग अलग पहलू हैं। हमारे समाज में एक टैबू है, विशेषकर हमारे धार्मिक संस्कृति जो है वो क्या इसको अलाउ करती है, खासकर चाहे हम शरीयत के कानून को कहें या फिर हम हिंदू के धार्मिक रीति रिवाजों की बात करें या फिर अन्य तरीके के जो भी धार्मिक रीति रिवाज हैं, क्या वो इस बात को अलाउ करते हैं। एक तो ये मसला है। उसके अलावा कानून कहाँ कहाँ इसको प्रश्रय देता है, कहाँ कहाँ इसे बचाता है और कहाँ कहाँ इसके साथ नहीं खड़ाता, वो भी एक बड़ा मसला है। साथ ही अभी हाल फिलहाल में आपने एक बड़ी हाई प्रोफाइल केस देखा जिसमें सांसद नुसरत जहां की शादी हुई तुर्की में, और उन्होंने ये कहा बाद में कि वो ये शादी मान्य ही नहीं है क्योंकि इसे रजिस्टर्ड नहीं कराया गया था, और चूंकि अंतर धार्मिक शादी है ये, तो इसको जो रजिस्टर्ड कराना था इंडिया में वो भी नहीं हुआ भारत में, और बाहर तुर्की के कानून के हिसाब से भी शादी नहीं हुआ, तो हम दोनों लिव इन में रहते थे। तो क्या ये इस तरह का भी लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बेहद खास पैनल आज जुड़ रहा है। जस्टिस डॉक्टर सतीश चंद्रा, पूर्व जज इलाहाबाद के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। जस्टिस अंजना प्रकाश, पूर्व जज पटना हाई कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जुड़ने के लिए हमारे साथ। और जहांजेब अख्तर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, IAS हैं और पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ हैं। मानवी तनेजा मॉडल हैं, अभिनेत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानवी जी। स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर डॉक्टर अहमद रिजवी जो कि शरीयत कानून के जानकार भी हैं और HOD हैं उर्दू विभाग रामगढ़ कॉलेज झारखंड के। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी आपके पास सर जस्टिस चंद्रा कि राइट टू लाइफ की यदि हम बात करें और फ्रीडम के परिप्रेक्ष्य में कानून और संविधान लिव इन रिश्ते को कैसे देखता है? देखिए, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब करता है आपको लाइफ एंड लिबर्टी। उसके अंदर जो व्यक्ति है, चाहे वो लड़की है लड़का है, जिसकी एक प्रेस्क्राइब की गई है, लड़की के लिए 18 साल और लड़के के लिए 21 साल, उनको राइट है कि वो जैसे अपनी जिंदगी चाहे वो जी लें। जब वो साथ रहते हैं तो इसके लिए हमारे यहाँ वो कहलाता है कि लिविंग रिलेशन में है, लेकिन इसके लिए कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है।
कोई कानून ना तो स्टेट ने बनाया है ना सेंटर ने बनाया है। जहाँ तक की मैरिज का सवाल है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी ना सेंटर का है और ना ही स्टेट का कोई इसके अंदर है। और उसके अंदर नो राइट एंड नो ऑब्लिगेशन। जब वो साथ रहते हैं तो उसमें एक दूसरे के लिए कोई राइट क्रिएट नहीं होते और कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है। और वो कहते हैं वॉक इन एंड वॉक आउट, जब तक रहेंगे जब तक निकल जाएंगे। तो उसके अंदर ये क्या चलता है, और ये जो भी इसमें लॉ बनाया है, जो भी इंटरप्रिटेशन आया है, वो आया है कोर्ट का। कोर्ट का मीन्स जज मेड लॉ, नॉट लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और बाय द स्टेट असेंबली, बट द जज मेड लॉ। जज मेड लॉ में जो है इस कंसेप्ट को डिफाइन किया है वेरियस कोर्ट्स ने। वेरियस हाई कोर्ट के अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो फाइनल है। और उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट का ही जो ऑर्डर है वही एक लॉ है, जजमेंट लॉ ऑफ द लैंड है, 133 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है। और उसने इसको रिकॉग्नाइज कहा, उन्होंने जैसा कि आपने अभी कहा था कि ये जो है इलीगल नहीं है, इमोरल हो सकता है। तो कानून तो ये कहता है जब दो व्यक्ति हैं और वो साथ रहते हैं और जो मैरिज के अंदर होता है वही इसमें लिविंग रिलेशन में हो रहा है, तो कोई अंतर तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है इलीगल नहीं कहा जा सकता, इसको इमोरल जरूर कह सकते हैं, सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। और बात भी सही है कि मैरिज इंस्टीट्यूशन तो हमारी बहुत पुरानी इंस्टीट्यूशन है, सदियों पुरानी इंस्टीट्यूशन है। और लिविंग इन रिलेशंस की जो इंस्टीट्यूशन या कंसेप्ट आई है ये तो अभी हाल में ही आई है और वेस्टर्न कंट्रीज से आई है। बिल्कुल। तो इसको हमारा समाज जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता है। हालांकि टेम्परेरी मैरिज के आप तो देख सकते हैं, उदाहरण मिलते हैं जी। यहाँ पर मुता मैरिज है जी। यहाँ पर सर ये जानना जरूरी है कि क्या ये जिसको कहा जाए न्यू जनरेशन की खोज है लिव इन रिलेशनशिप, या हमारे पास पहले से भी थी। हमारे साथ दो धार्मिक जानकार जुड़े हैं, स्वामी चक्रपाणी भी जुड़े हैं और अहमद रिजवी साहब भी जुड़े हैं। मैं आप दोनों से जरूर जानना चाहूंगी, स्वामी चक्रपाणी, क्या आपको लगता है कि पुरुष और महिला के बीच जो लिव इन रिश्ते की बात चल रही है वो हमारे धार्मिक व्यवस्था में, हिंदू सामाजिक धार्मिक मान्यता के हिसाब से ये पहले से ही था, या जैसे गंधर्व विवाह है, क्या इसको हम लिव इन रिश्ते के श्रेणी में रख सकते हैं? देखिए, जो आप पुरुष और महिला के लिव इन रिलेशन की बात कर रहे हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म में बिल्कुल ये त्याज्य है, बिल्कुल ये मान्य नहीं है और बिल्कुल इसको स्वीकृति नहीं दी जा सकती। ये निश्चित रूप से समाज के ताना बाना को बिगाड़ने का कार्य करता है। इस बात को हमें समझना होगा कि जब सामाजिक जो मर्यादाएं हैं, जो हमारी धार्मिक मर्यादा है, उसी पे चल करके ही आपको समाज में एक आदर्श स्थापित कर सकते हो और सामाजिक जो आपका दायित्व है उसका निर्वहन कर सकते हैं। आप स्वतंत्रता के नाम पे जिस प्रकार से लिव इन रिलेशन करके एक बड़ा है कि जो गंधर्व विवाह है, गलत संदेश, गंधर्व विवाह को फिर आप किस श्रेणी में रखेंगे? हालांकि हिंदू धर्म में 5 तरीके के विवाह हैं जिसमें कि गंधर्व विवाह भी है और वो भी विवाह ही माना जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसको उस पूरे कॉन्सेप्ट को लिव इन रिलेशन के करीब समझा जाए? देखिए, गंधर्व विवाह की जो बात कर रहे हैं, गंधर्व विवाह में भी वहां पे 3 फेरे लगाने की व्यवस्था थी और लगाने की वो करते थे, लेकिन फिर भी उसको उतनी सम्मान के दृष्टि से नहीं देखा जाता। यहाँ पे तो फेरे लगाने की बात दूर की बात है, ये तो बिना कुछ मर्यादाओं का पालन किए तुरंत ये रहने लगते हैं, आपस में पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, संबंध बनाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी कई जगह देखने को मिलता है कि बच्चे भी उसमें पैदा हो जाते हैं। तो आप बताइए जरा, उस परिस्थिति में जब बच्चा पैदा होता है तो आखिर उसके लिए भी कितनी परेशानी होती है। कई बार तो आपसी कलह की वजह से बच्चे की भी जीवन चौपट हो जाता है और दोनों की वो होता है, तो निश्चित रूप से वो बच्चे को सही संस्कार नहीं मिल पाएगा और इस तरह जो आने वाला लेकिन जो हमारा कल है जी, वो ठीक नहीं हो पाएगा। और उसको जी बिल्कुल, इससे अलग दूसरा जो मसला है वो पूछना चाहूंगी चक्रपाणी साहब, इसके पहले कि हम कानूनी दांवपेच में लग जाएं और उसकी कानूनी बारीकियों को समझें। अगर धार्मिक मान्यता के हिसाब से कहें, विशेषकर हिंदू धार्मिक मान्यता के हिसाब से, जहां पर ये माना जाता है कि महिलाओं के अधिकार को विशेष सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है, क्या आपको लगता है कि बदलते वक्त के साथ इसे नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए?
नहीं, देखिए ऐसा है, आप जो पूछ रहे हैं कि लिव इन रिलेशन में सामाजिक धार्मिक मान्यता और उसके नैतिक सामाजिक रूप से स्वीकार, तो बिल्कुल नैतिक सामाजिक रूप से स्वीकार उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक स्वच्छंदता से लिया गया निर्णय है, कुछ समय के लिए आकर्षण से लिया गया निर्णय है। क्योंकि पर हमने ऐसे गंभीर रिश्ते भी देखे हैं। चक्रपाणी साहब, बहुत शुक्रिया इस सवाल का जवाब देने के लिए। रिजवी साहब को जोड़ेंगे। रिजवी साहब, शरीयत का कानून क्या कहता है पुरुष और महिला के इस तरह के रिश्ते पर? लिव इन रिलेशन इस्लाम में मर्द और औरत का उसी वक्त कायम होता है जब उन दोनों के बीच में निकाह हुआ हो। निकाह सुन्नत तरीके से जो निकाह होता है, उसके बाद मियाँ बीवी के ताल्लुकात, जिसको इज़्दवाजी ताल्लुकात कहते हैं, या रिलेशन जो होता है फिजिकल रिलेशन, वो तभी कायम हो सकता है। और शरीयत में बगैर निकाह के इस किस्म का रिलेशन की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं जी। अगर इसकी कोई इसको बिल्कुल नाजायज ठहराया जाता है रिजवी साहब, और फिर भी यदि कोई महिला अगर लिव इन में रह रही है, ये दावा किया जाता है कि महिलाओं के जो अधिकार हैं उसको पूर्णतः सुरक्षित रखते हैं धार्मिक कानून भी। आपको लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि शरीयत में भी कुछ इस तरह के क्या नियम कानून हैं जिसके तहत इस तरह की महिलाओं के अधिकार को भी सुरक्षित रखा जाए? नहीं, देखिए हमारे यहाँ ऐसे तो मैं ये पहले बता दूं, वाजे कर दूं कि मैं उर्दू का एक प्रोफेसर हूँ और मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ, मेरा फील्ड दूसरा है। लेकिन शरीयत का जहाँ तक मामला है, शरीयत के एक्सपर्ट या कानून के एक्सपर्ट जो होते हैं वो बताएंगे। लेकिन जहाँ तक सेल्फ स्टडी है हमारी, मैं जानता हूँ और इस स्टडी पर मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा कि आपने ये कहा कि आपने ये बताया कि उसका अधिकार, तो अधिकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए कि अगर मेरे बेटे को कोई आदमी ले जा करके अपने घर में जबरदस्ती रखे हुए हो, बेटे की तरह उसको खिला रहा हो पिला रहा हो, वो बाप नहीं हो जाएगा। बगैर निकाह के कोई रखे हुए है, चाहे उसे बीवी या मियाँ बीवी के ताल्लुकात जी बिल्कुल, तो जहाँ जिस तरह की बातें ये हैं हमारे धार्मिक जो संदर्भ में जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक स्तर पर यदि देखें जहां जेब, तो किस तरह से लेना चाहिए लिव इन रिलेशन के इन तमाम मामलों को? क्या अभी तक ये कितना भी कह दिया गया हो अदालत की तरफ से, अभी तक ये सोशल टैबू है? देखिए, मैरिज ओवर बहुत इवॉल्व कर चुका है। आज मैरिज और साल पहले की मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन आर नॉट द सेम। इन द सेम वे एक पुरुष और एक स्त्री या शादी के बाद में, शादी के लॉ के राइट है या आउटसाइड ऑफ दोस लॉज, live in relationships, both essentially at their heart law and the constitutional propriety of this country, वो देखना चाहिए कि जस्टिस है कि नहीं। किसी भी इंसानी ट्रांजैक्शन में, ह्यूमन ट्रांजैक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, जस्टिस इंश्योर करना, यही है लॉ का फाइनल गोल। सो वेदर द पेयर एग्जिस्ट्स शादी के अंदर या शादी के बाहर, लॉ की डेफिनेटली जरूरत है। और इवन तो आज की तारीख में फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड लॉज नहीं है टू गवर्न लिव इन रिलेशनशिप्स, लेकिन द कोर्ट्स हैव बीन वेरी वाइड इन देयर एम्बिट इंटरप्रेट करते हुए, सो दैट रिलेशनशिप्स इन द नेचर ऑफ मैरिज, 4 क्राइटेरिया ले डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि एक कॉमन लॉ मैरिज, जो डी फैक्टो मैरिजेस जो अदर कंट्रीज में भी, ऑस्ट्रेलिया में, मेनी स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में जो एक्सेप्ट की जाती है कि इट इज इसेंशियली कोहैबिटेशन फॉर शेयर्ड हाउसहोल्ड एंड विद द इंटेंशन ऑफ जस्टिस। अगर न्याय उसमें नहीं है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस आती है, तो हमारा लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के तहत even a live-in relationship is equivalent almost to a married spouse, the partner who is aggrieved. So इस नजरिए को अगर आप लॉ और जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की सामने रखें, then there is no question of being confused by शरिया में है कि नहीं, धार्मिक लॉज में है कि नहीं, वो चाहे ना हो, ultimately justice has to be ensured. बिल्कुल, and that justice
अगर पार्लियामेंट इंश्योर कर दे बहुत बढ़िया, जब तक नहीं किया है कोर्ट्स आर डूइंग अ वेरी फाइन। जी, इसके पहले कि मैं जस्टिस अंजना प्रकाश के पास जाऊं, लेकिन मानवी तनेजा आपके पास आना चाहूंगी। लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, सेलिब्रिटीज पे ये आरोप लगता है कि उन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है भारत को दिया, और कमल हासन और सारिका की जोड़ी हमें याद है जो जिन्होंने लंबे समय तक शादी नहीं की। इसके अलावा तमाम ऐसे स्टार्स हैं जो बिना शादी के साथ रहे, और तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज हैं। आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज की कहीं ना कहीं एक या तो दो वजहों से शायद उन्होंने ऐसा करना शुरू किया कि एक मजबूरी थी, या फिर जो लोग भी ऐसा करते हैं, अगर आज की स्थिति की मैं बात करूं तो किस तरह से उनको समाज देखता है? देखिए, मेरे अकॉर्डिंगली मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि जो लिव इन रिलेशन है, मैं इसके बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप कोर्ट में देखें तो इस वक्त डिवोर्स के केसेस ज्यादा हैं अगर क्राइम के केसेस अगर आप उसको नोट करें। मेरे ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम, प्लीज चेक करें। तो लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल खराब नहीं है अगर आप अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहते, अपने देखना चाहते हैं कि पहले ट्राई करना चाहते हैं करें, क्योंकि देखिए आप शादी कर लेते हैं, आप बच्चा हो जाता है, और उसके बाद 3 बंदों की लाइफ आप जो है ना स्टेक पे डाल देते हैं। तो इससे अच्छा आप लिव इन रिलेशनशिप में रहें, एक दूसरे के थॉट्स पता लगेंगे। जब आप कुछ समय रहेंगे किसी के साथ तो आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। और हाँ, जब आपको मैंने ऐसे भी बहुत सारी चीज देखे हैं इंसिडेंट, जब आप रिलेशनशिप रहते हैं और वहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, वो शादी में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सिर्फ नहीं है लिव इन रिलेशनशिप में। और लिव इन रिलेशनशिप से एक और चीज का भी फायदा होता है कि जो लव जिहाद का मामला है ना, वो भी बहुत एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि आप हिंदू लड़का बन जाता है और वो लड़की के साथ अफेयर कर लेता है, फिर वो बाद में पता लगता है कि मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद ये पता लगता है कि वो लड़का मुसलमान निकलता है। तो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो फिर लव जिहाद का तो मामला ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो उसी दिन एक्सपोज हो जाता है। नहीं, तो मेरे हिसाब से लेकिन ये मानवी, ये तो अलग अलग मसला हो जाएगा कि इसमें फिर वो एक्सप्लॉयटेशन का भी मामला आ जाएगा, किस तरह से एक्सप्लॉयट होगी, इसमें लड़की भी शोषण की उम्मीद भी बहुत बढ़ जाती है। लिव इन रिलेशनशिप में आपको बाउंडेशन नहीं है ना, कि अगर आपको लड़के के साथ नहीं रहना या लड़के को लड़की लेकिन के साथ मुझे लग रहा है कि जी बिल्कुल, प्री मैरिज कोर्टशिप पीरियड शायद दूसरी चीज होती है और लिव इन रिलेशन एक अलग चीज है। इसमें हम दो चीजों में कंफ्यूज नहीं कर सकते। अगर वो उसके साथ रहेगी तो वहां पे पता लग जाएगा जी। और हाँ, लॉस की जो बात हो रही है, एक लॉस होनी चाहिए। हाँ, मैं आऊंगी आपके पास। अंजना जी, जस्टिस काटजू ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि लिव इन को समाज द्वारा अनैतिक माना जा सकता है लेकिन अवैध नहीं, जैसा कि जस्टिस चंद्रा ने भी बताया। कानून और नैतिकता में अंतर है। अब अगर हम कानून की बात करें तो कानून को क्या नैतिकता को नजरअंदाज कर देना चाहिए? क्या विवाह के, अगर हम लिव इन रिलेशन को, जैसा कि जहां ये भी बता रही हैं कि इसको एक कानूनी जामा पहनाने की जरूरत है ताकि इससे जो शोषण हो रहा है या इसमें बहुत सारी जो खामियां आ जाती हैं उसको दूर किया जाए, लेकिन फिर नैतिकता का क्या होगा? विवाह जैसी संस्था का क्या होगा? काजू साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि एक्चुअली जो चीज अनैतिक है कोई जरूरी नहीं है कि इलीगल हो। सीधी सी बात है कि आखिर हमको आज के दिन जैसा हम चाहें वैसा रहने का हमको अधिकार कैसे मिला? ये तो ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नाउ कोई भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश नहीं है जहाँ जो इसको रोकता है कि 2 एडल्ट कंसेंटिंग पार्टीज कैन लिव टुगेदर। So therefore it is not illegal. ये बात सही है ना। सवाल है कि ये मॉरल है नहीं। Now everybody has a different take on. कुछ लोगों के लिए मॉरल है, किसी के लिए इमोरल, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए इमोरल है। ये तो पर्सनल बात हो सकती है कि कोई एक चीज समझना पड़ेगा कि आखिर हम लोगों का जो लॉज है वो किस चीज के ऊपर फॉर्मुलेट किया हुआ है, मॉरल ऑब्लिगेशन पे या लीगल राइट्स पर। तो फैक्ट ये है कि ये तो लीगल राइट्स पर है। तो अगर लीगल राइट्स पर अगर है तो मोरालिटी डज नॉट, इवन दो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट एज सच, बट स्टिल इट डज नॉट कम इनटू प्ले। दिस इज द थिंग, यू नो। बहुत पहले जब लॉज लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं बने थे कि
क्या ऑफेंसेस पनिशेबल है क्या नहीं है, तो समाज में चलता था तो मॉरल ऑब्लिगेशन से ही चलता था कि मॉरली क्या सही है क्या लॉ गलत है जी। उसमें होता था कि बहुत सारे लोग डिफरेंट पीपल डिफरेंट मॉरल्स होते थे, तो उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो एक सम टोटल जो हुआ कि एक पॉलिटिकल स्टेट में किस तरीके से आपको ऑफेंस जो पनिशेबल हो उसको बनाया गया। जब ऑफेंस एग्जेम्प्ट कर दिया गया तो दैट मीन्स दैट आपको फ्रीडम है वो करने का। ना सवाल है कि आप कह रही हैं कि लीगल ये जो है एक्सप्लॉयटेशन लिव इन रिलेशनशिप में एक्सप्लॉयटेशन, आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक्सप्लॉयटेशन की कहाँ बात होती है। देखिए हर एक रिलेशनशिप जो है उसमें कुछ राइट्स क्रिएट होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं। तो ये तो दो एडल्ट्स के बीच की बात है कि हमारे बीच में क्या ऑब्लिगेशन है और क्या राइट हमारा है। और ये बात देखिए जहाँ तक लीगल सैंक्टिटी की बात है, फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ना भी कहे कि लिव इन रिलेशनशिप जायज है तभी भी आप रह सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लिव एज यू प्लीज। And there is a difference, what happens is there is a difference between a public space and a private space. Now, what exactly is a private space? Private space is that which is, your marriage, जो कि आपका ये psychological need, physical need, emotional need, etc. You determine it. जी. So therefore, there I would say that there should not be any encroachment of the state or anybody for that matter. And ये कहना कि exploitation होता है और ये मान्य नहीं है, हम ये बता सकते हैं आपको। I am 67 years of age and people talk about this कि नए लोग आजकल देखते हैं कि लोग रिलेशनशिप में हैं, छोटी सी जगह ना सारी बात तक में भी लोग, I know for the fact that people were living, हमारे ऊपर वाले जनरेशन लिविंग इन अ लिविंग रिलेशनशिप। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो इमोशनल नीड की बात है, साइकोलॉजिकल नीड की बात है। Once you are living in a secular state, you're not going to be bound by these kind of things. जी बिल्कुल। यहाँ पर मैडम एक और बड़ा सवाल उठता है, जस्टिस चंद्रा आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगी। जब राजस्थान, जैसा कि मैं रेफरेंस मैंने आपको अभी दिया कि राजस्थान हाई कोर्ट में जस्टिस भंडारी ने अभी एक फैसला दिया जिसमें 31 साल का विवाहित युवक था और 29 साल की अविवाहित युवती थी। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो विवाहित है और वो किसी के साथ रह रहा है, ये दोनों ही गए थे कि हम दोनों लिव इन में रह रहे हैं और हमारे परिवार को और हमें सुरक्षा दी जाए, लोग हमें परेशान कर रहे हैं, तो इसे हम लिव इन नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर एक दूसरा रेफरेंस आता है जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस नरीमन की बेंच ने जब एडल्ट्री पे फैसला दिया था और जब उन्होंने 158 साल पहले 158 साल पुराने लगभग 497 आईपीसी की धारा को एक तरह से स्ट्रक डाउन किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि एडल्ट्री नहीं मानी जाएगी अगर एक व्यक्ति विवाहित है और अपने शादी से खुश नहीं है और वो किसी और के साथ रह रहा है तो इसे एडल्ट्री नहीं मानी जाएगी। हालांकि उसको क्या माना जाएगा ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि उसे लिव इन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अब ये जो स्थिति आई है ये बहुत हद तक ऐसी ही लग रही है ऊपरी तौर पर कि एक व्यक्ति जो शादीशुदा है वो किसी और के साथ रह रहा है, अगर पहले के हिसाब से देखें तो एडल्ट्री कर रहा है, पर वो एडल्ट्री नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं लिव इन में हूँ। पर अब ऐसे में इसको क्या माना जाए? देखिए ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपने उठाया है जिसके अंदर है जो हमारी ये जो लिविंग रिलेशनशिप का जो आइडिया डेवलप हो रहा है, इसका पर्पज ही ये है कि मैरिज इंस्टीट्यूशन को डाइल्यूट किया जाए या धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो लोग मैरिज इंस्टीट्यूशन जाएंगे ही नहीं, दे विल गो फॉर यंगस्टर्स विल गो टू द लिविंग रिलेशनशिप। वहां पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई राइट नहीं शुरू के अंदर, तो जो भी है। अच्छा अब आता है कि अडल्ट्री वाला सवाल, तो उसके लिए तो राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर तो सही है, तो वो तो ऑलरेडी मैरिड है। लिविंग रिलेशनशिप वहाँ कहा जा सकता है 18 और 21 साल के ऊपर के बच्चे जहाँ वो दोनों अनमेरिड हैं और वो साथ रहना चाहते हैं, तो वहां से उसके अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो वो देखेंगे। अगर उसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं वो मैरिड हैं तो उसमें तो बहुत सारी कंसेप्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल आदमी है वो कीप रख सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रख सकता है जैसे भी रखते हैं। और मैंने जैसे कि आपको मुस्लिम लॉ के अंदर हम बतला रहे शरीयत के अंदर कि वहाँ तो 3 मैरिज की व्यवस्था ऑलरेडी है और उसके अतिरिक्त जो है उसके एडिशनल जो है मुता मैरिज का प्रोविजन है। मुता मैरिज मीन्स टेम्पररी मैरिज फॉर फ्यू आवर्स फॉर फ्यू डेज, तो इसके अंदर ये चलता है। हिंदू लॉ के अंदर जैसा और मैंने बताया था कि आपको कीप रखने का आइडिया आता है तो अडल्ट्रेशन ही है एक तरह, उसके अंदर मैरिज तो पाइस इंस्टीट्यूशन है। इसके अंदर अगर आप कुछ न कुछ मिलाएंगे या थर्ड पर्सन आएगा पति या पत्नी के बीच में वो आएगा तो नेचुरली अडल्ट्रेशन तो होगा ही होगा।
तो अडल्ट्रेशन को तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। अच्छा, लिविंग रिलेशन जब तक वो लोग रह रहे हैं और वो सेपरेट भी रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो सेपरेट होते हैं तो उसका साथ साथ बड़े कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होते हैं। जी बिल्कुल। लड़की कहती है मैं विक्टिम हूँ, और चिल्ड्रन अलग, अगर आगे बाई चांस तो चिल्ड्रन का अलग राइट बन जाता है, उनका अपना मेंटेनेंस का बन जाता है। और अभी आपने जैसे हाई प्रोफाइल केस कहा था, वाला जो था, इसके अंदर आप देखेंगे तो विक्टिम लेडी नहीं है, विक्टिम तो उसका हस्बैंड है। जी मानवी तनेजा, आपके पास आऊंगी। आपने ये कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई है तो बहुत अच्छा एक ये उदाहरण है कि आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन मानवी क्या आपके पास ऐसे भी उदाहरण हैं? और एक मीडिया में होने के नाते, मीडिया कर्मी होने के नाते, हम तमाम ऐसी खबरें हमने देखी हैं और दिखाई हैं जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो जोड़े हैं वो उसमें किसी एक पर जबरदस्ती हो गई, मारपीट हो गई। इसके अलावा जो लड़की है उसे बाद में कुछ नहीं मिला, पहले कहा गया कि उससे शादी कर ली जाएगी, वो दोनों लिव इन में रहने लगे और उसके बाद फिर वो रिश्ता टूट गया। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये लड़की के साथ ज्यादती हो जाती है? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ही यही है कि हम साथ रह रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर आगे जाके दोनों की मेच्योरिटी लेवल मिली, अगर दोनों को लगे कि दोनों कंपेटेबल है तो वो शादी कर लेते हैं, क्योंकि कोई बॉन्डिंग नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ही यही है। और जहां तक वायलेंस की बात है कि वायलेंस चाहे वो लिव इन में हो नहीं हो, अगर आप किसी के साथ भी वायलेंस करेंगे तो एक्शन तो आपसे लिया जाएगा। तो अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो लिव इन रिलेशनशिप का ये चीज है कि देयर इज नो बाउंडेशन। आप तब तक रहते हैं जब तक आपको खुशी मिलती है, और आप तब तक ही रहेंगे जब तक आप खुश हैं। चलिए लेकिन जस्टिस अंजना, यहाँ पर एक बड़ा मसला है कि खासकर जब हमने पैंडेमिक का समय देखा तो तमाम ऐसे उदाहरण देखे। एक रिपोर्ट आई कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बढ़ गया है। अब अगर एक पत्नी है और उसके साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या किसी तरह की कोई हिंसा हो रही है तो उस पर तो बिल्कुल वो कानून के दायरे में है और कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक लिव इन पार्टनर है, उसके साथ यदि ऐसा होता है तो अब उसको किस तरह से लिया जाए, किस तरह से उसका संज्ञान लिया जाए, किस आधार पर उसको सुरक्षा मिल सकती है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में राजश्री जी उसको भी उतना ही अधिकार है जैसा कि वाइफ को जी, लीगल वाइफ की जितना ही लिव इन रिलेशनशिप में भी सब वही प्रोटेक्शन है। अगर आप देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल लिविंग इन अ रिलेशनशिप and if there is domestic violence against her, then she will be granted protection under the Domestic Violence Act. जी, और तब जबकि कई ऐसे उदाहरण हैं, जस्टिस चंद्रा आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे भी उदाहरण मिले जब लंबे समय तक लड़के और लड़की लिव इन में रहे और जब और इस उम्मीद के साथ कि आगे चल के ये शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, पर शादी नहीं हुई। बाद में लड़की ने कहा कि उसे झांसा दिया गया और उसको शादी का लालच देके और रखा गया और लिव इन में वो लोग रहे। अब अगर ऐसा होता है और लिव इन रिलेशन खत्म होता है तो मेंटेनेंस का एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर फिर लड़की का क्या होगा, उसको कैसे उसको मेंटेनेंस चाहिए होती है कि शादीशुदा है तो फिर भी मेंटेनेंस की उम्मीद है, पर इस तरह के रिश्ते टूटने पर तो मेंटेनेंस की उम्मीद नहीं रहती है। अब ऐसे में उस लड़की के अधिकार को कैसे सुरक्षित रखा जाए? देखिए, जहाँ तक लिविंग इन रिलेशन का मतलब है वो सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर नहीं है, उसके अंदर अटैचमेंट ऑफ द इमोशन है। अगर वो इमोशन के साथ अटैच हैं और कुछ जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है तो आगे बढ़ेंगे। सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर लेना होता तो कीप या प्रोस्टिट्यूशन का तो हमारे यहाँ कंसेप्ट है ही है, उसमें तो ले ही लेते, लेकिन यहाँ इमोशनल अटैचमेंट हो गया है और आगे चलकर वो लेना चाहते हैं, लेकिन वो किसी तरह से मेटेरियलाइज नहीं हो पा रहा है या वो अलग रहना चाहते हैं, आप उसको ब्रेक करना चाहते हैं। तो उसमें जो विक्टिम है वो विक्टिम, आप तो क्यों यहाँ 3 महिलाएं बैठी हैं, 4 महिलाएं बैठी हैं, तो ये नहीं कहूंगा कि हमेशा जो महिला ही विक्टिम होगी, कई बार पुरुष में जो है वो भी विक्टिम हो सकता है। शाहजहां के केस में आप देख लीजिएगा, जो आपके एमपी है, टीएमसी वाली जो एमपी है, उसके अंदर तो उसका हस्बैंड ही है विक्टिम। तो ये अलग अलग हो सकता है। जो भी विक्टिम है उसका राइट, स्पेशली फीमेल के जो वीकर सेक्शन में आती हैं सोसाइटी के, उनके राइट ज्यादा बनते हैं, उनके लिए ज्यादा ट्राई होती है। तो उनको तो थोड़ा सा देखिए, आपके जो सुप्रीम कोर्ट का है उसको तो पहले आर्टिकल 21 के अंदर उन्होंने माना ही है, खुशबू वाले केस के अंदर, और चिनमुनिया के केस में उन्होंने कहा है कि 125 सीआरपीसी के अंदर जो मेंटेनेंस है वो तो मिलेगा ही मिलेगा उसको। वो मेंटेनेंस पेरेंट्स को भी मिलता है, बच्चों को भी मिलता है, तो वो उसको भी मिलेगा। अच्छा, उसको प्रॉपर्टी में जो मैरिज नहीं है तो उसको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिल पाएगा।
जहाँ तक है सवाल बच्चों का, बच्चों तो उनकी क्या गलती है, बच्चे तो आए हैं दुनिया में, तो उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं कहला पाएंगे, वो सिर्फ लेजिटिमेट चाइल्ड ही कहला पाएंगे। और प्रिज्यूमिंगली ये होगा कि वो जैसे मैरिज के आउट ऑफ द मैरिज जो है वो बॉर्न हुए हैं, तो उनको तो राइट बनता ही है। ये तुलसा वर्सेस जो है दुर्गा दास का केस आपके सामने ही है सुप्रीम कोर्ट में, इसके अंदर इंटरप्रेट किया गया है टाइम टू टाइम, और आपने बता दिया था कि वो इंदिरा शर्मा जी का केस तो है ही है जी बिल्कुल। तो इसमें तो बहुत क्लियर कंसेप्ट चल रहा है, लेकिन अगर आप इसको प्रमोट करेंगे लिविंग रिलेशन को, तो आपको मैरिज की इंस्टीट्यूशन को डाई करना पड़ेगा जी, वो डेड हो जाएगी। बिल्कुल। जहाँ क्या आपको लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप को यदि इस तरह के लीगल रेमेडीज मिलने लगी और इस तरह की सुरक्षा मिलेगी, तो जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसको सबसे ज्यादा धक्का लगेगा? बिल्कुल लगेगा, वो फिर डेड ही हो जाएगी। मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, एंड वी हैव स्टडीड मैरिज थ्रू कल्चर्स इन वेरियस फॉर्म्स अक्रॉस सोसाइटीज, अक्रॉस रिलीजन्स। इसीलिए मैरिज चेंज ऑलरेडी हो चुका है। इट डज नॉट रिक्वायर कि आपकी लिव इन रिलेशनशिप अगर पनपने लगेगी तो मैरिज घटने लगेगी। दीज आर इंडिविजुअल चॉइसेस। कोई ऑप्ट करेगा लिव इन रिलेशनशिप के लिए, कंसेंटिंग अडल्ट होगा, और इसकी सारी कंस्ट्रेंट्स और बेनिफिट्स समझ के अगर उसमें एंटर करेगा, वो एक दुनिया है। पैरेलल टू इट शादी की दुनिया है, जिसकी अपनी लॉज है। अगेन कंसेंट, होपफुली वहां पर भी कुछ कंसेंट शुड प्रिवेल। बोथ कैन कोएग्जिस्ट, एंड ट्रेंड्स लॉ के साथ भी चेंज होगी। इट्स नॉट एज इफ आप लॉ ले आएंगे तो कल ज्यादा लिव इन होने लगेगी। शायद लिव इन हो रही है इतनी कि उसकी डिमांड और उसकी वल्नरेबिलिटीज को जैसे हाईलाइट किया जाएगा, लॉ की जरूरत और सेंट्रली रियलाइज होने लगेगी जी। तो इट्स अ म्यूचुअली इवॉल्विंग फिनोमेना। सोसाइटी में ऐसे वन अप एंड वन डाउन रियली नहीं होता है। देयर इज रूम फॉर both kinds of relationships depending on individual choices, individual consents। यही है कि चाहे वो शादी में हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो लिव इन में cohabiting individuals हो, there should be justice and fairness at the heart of it, no violence and complete अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जी बिल्कुल। जस्टिस अंजना, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये, विशेषकर राजेश खन्ना का वो मामला मुझे याद आ रहा है। राजेश खन्ना लंबे समय तक अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहे, उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया से अलगाव था, बहुत लंबे समय तक वो अलग ही रहे, और जो पार्टनर थी उन्होंने उनकी देखरेख की। लेकिन जब उनकी मौत हो गई और उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं आया, उन्हें कोई मेंटेनेंस नहीं मिला, उनको विडो का कोई स्टेटस है वो नहीं मिला। उसके साथ साथ जो संपत्ति में या उन जीवन में अब वो आगे कैसे करें, काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी वो भी, उनके पास कुछ भी नहीं रहा। अब ऐसी घटनाएं भी हैं कि तमाम उम्र कोई दो जोड़े हैं वो लिव इन में रहे, और उसके बाद जब एक पार्टनर की मौत हो जाती है, दूसरा पार्टनर है, तो उसके पहले वाली फैमिली आ जाती है और सब कुछ उसको मिल जाता है क्योंकि कानूनी हक उसका बनता है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि इस तरह के अब थोड़े से नियम में बदलाव की ज़रूरत है? कुछ ऐसे कानून आने चाहिए कि जिसमें या तो समय सीमा तय हो कि भाई इतने समय तक कोई अगर रहा है तो उसे उसी तरह के हक मिलने चाहिए जैसे कि एक शादीशुदा कपल को मिलता है। देखिए राजश्री जी, अगर आप ये चाहेंगी ना कि इस तरह का लॉ बने, तो एक्चुअली मैरिज की इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने वाला ऐसा लॉ है जी। आज के दिन आप लिव इन रिलेशनशिप में जब जाते हैं तो यूजुअली आपका दूसरा जो पहलू था अगेंस्ट ये लिव इन रिलेशनशिप में का प्रॉब्लम ये था एक्सप्लॉयटेशन। आप ये जो जैसे शब्द ये एक्सप्लॉयटेशन आप यूज करेंगी, इसका मतलब है कि जो प्री सपोज करता है कि औरत जो है उसको कम बुद्धि है या पूरी समझ नहीं है, वो मतलब बहकावे में आकर के लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है या किसी में, मेरे से मतलब हमको आपत्ति ये पहले आर्गुमेंट से ही है। अगर कोई औरत अगर किसी के साथ रहती है तो ऑब्वियसली पूरा सोच समझ करके रहती है। शी न्यू एग्जैक्टली व्हाट शी वाज गेटिंग इनटू। सो टू से यू नो दैट शी वाज एक्सप्लॉयटेड, उसने सेवा की इतनी, उसका प्रॉपर्टी नहीं मिला। अरे आपने तो सेवा इसलिए नहीं की ना कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, आपने तो सेवा की प्यार की वजह से, आप उनको प्यार करते थे, यू वर रेडी टू फॉर एवरीथिंग एल्स, अदरवाइज यू वुड हैव इंसिस्टेड यू नो कि पहली वाइफ का डिवोर्स दीजिए और हमसे शादी कीजिए। तो सवाल ये है ना, आप
प्री सपोज मत कीजिए कि औरत जो है वो एक्सप्लॉइट होती है बिकॉज यू नो शी हैज लेस सेंसिबिलिटी. इट्स नॉट दिस. जी गेटिंग इट. इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट वी विल सी. मतलब वही होता है ना कि जब आपने एक एग्जाम्पल देखा तो दैट एग्जाम्पल इज नो स्टॉक, यू नो, कि उसने इतना कुछ किया उसके बाद उसको कुछ नहीं मिला. मगर मेरा तो प्रश्न ये है कि उसने उसके लिए कुछ किया, क्यों किया? लेकिन Not for the problem. लेकिन जैसे यहाँ पर क्या ऐसा भी तो है कि एक बुजुर्ग महिला, क्या उसके अधिकार की रक्षा नहीं होनी चाहिए? यदि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने कुछ पाने के लिए सोच कर किया, पत्नी भी कोई शादीशुदा होती है तो ये तो नहीं सोचती कि उसको ये मिल जाएगा. और जाहिर सी बात है कि भावनात्मक रिश्ता होता है. बच्चों को तो मिलता है, बच्चों का राइट जो है जी, लेकिन यदि रिश्ते में बच्चा नहीं हो. जी जी जी, बुजुर्ग महिला की जो बात होती है ना, आप बोल रही हैं, तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ही आप कुछ ऐसा कर लीजिए अरेंजमेंट जिसमें कि यू आर लुक्ड आफ्टर. जी, सवाल तो ये है ना. तो ये तो बात नहीं हुई जो अगर आप पहल करेंगी कि लिव इन रिलेशनशिप में भी वही प्रोटेक्शन देना चाहिए जो कि मैरिज में है, तब तो वो तो डिस्ट्रॉय कर देगा इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. जिस चीज के खिलाफ इतनी आज की बात हो रही है तो वो तो और उसको फॉरवर्ड कर देंगे ना. जी. लिव इन रिलेशनशिप इज लिव इन रिलेशनशिप. बिल्कुल. जहाँ जब आप कितनी सहमत हैं इस नजरिए से? किस नजरिए से? नहीं, जहाँ जेब से मैं जानना चाहूंगी कि समाज भी इसी तरह से सोच रहा है, जैसा कि हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं कि वाकई अगर हम लिव इन रिलेशनशिप को जितना स्ट्रेंथन करेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा हमारे एक सामाजिक ढांचे पे. देखिए, हम तो बिल्कुल एकदम इस बात में मान करके चलते हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं एंड दे आर रूल्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव टू अबाइड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू अ चॉइस, जी, नोबडी एल्स कैन टेक इट अवे. आई एम फॉर दिस. सबसे प्राइमरी जो चीज है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. एंड इफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द राइट, nobody can take it away from you. जी बिल्कुल. जैसे चंद्रा, यहाँ पर एक और मसला है नुसरत जहाँ का, जो कि जहाँ से ये सब पूरा मामला उठ गया. नुसरत जहाँ ने कहा, उनकी शादी हुई, उन्होंने ये कहा कि हमारी शादी तो तुर्की में हुई और अब चूंकि उनकी प्रेगनेंसी है और दोनों ही अलग रह रहे हैं अपने पति पत्नी जो थे, अगर वो पति पत्नी थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी शादी मान्य नहीं है क्योंकि एक ये डेस्टिनेशन वेडिंग थी और इसको फॉर्मलाइज करने के लिए तुर्की में जो कानून था उसका पालन नहीं हुआ और फिर देश में आने के बाद इसको रजिस्टर्ड नहीं किया गया, तो इसे लिव इन माना जाए. क्या ऐसे रिश्तों को भी लिव इन माना जा सकता है? देखिए, लिविंग रिलेशंस का मैंने पहले कहा था जो साथ रहे हैं और उसमें अटैचमेंट है तो लिविंग रिलेशनशिप में है. हाँ, तो मैरिज जो है टर्किश लॉ में हो चुकी है उनकी. अगर उनको सेपरेट होना, टर्किश लॉ में ही जाए और वहीं डाइवोर्स ठीक करें. वहां भी तो प्रोविजन है डाइवोर्स का, तो उसके अंदर सेपरेट करें. यहाँ आकर जब उन्होंने वोट ली थी एमपी की, तो हस्बैंड का नाम उन्होंने लिया था जैन वर्ड उन्होंने यूज किया था. तो उसके अंदर भी यूज किया है. कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथ उन्होंने ली थी तो उसके अंदर उन्होंने यूज किया था. अब वो उस बात को कह रही है कि साहब दिस इज अ लिविंग रिलेशनशिप और उसको विक्टिम बना रही है अपने हस्बैंड को. तो दैट इज नॉट द प्रॉपर वे. और जहां तक मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज जो डिस्कशन आपका है इसके अंदर जो मैरिज की प्रॉब्लम है वो है हिंदूज के अंदर ओनली. बाकी मुस्लिम लॉ के अंदर आप देखें, वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखें, लिली वाइफ केस है प्रीवी काउंसिल का, उसके अंदर मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट. और कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि दोनों पार्टीज एग्री कर रही है, कंसेंट उसके अंदर है, कंसिडरेशन फिक्स है. मुस्लिम लॉ के अंदर जो है मेहर फिक्स है, नहीं कंसिडरेशन फिक्स है, उसके बाद सेपरेट किया सकता है. हमारे यहाँ क्या है कि मैरिज को संस्कार मान लिया गया है, 7 जन्म तक चलेंगे. जी, प्रॉब्लम वहां आ रही है. अगर वो नहीं होता तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. पहले मैरिज डिवोल्व करो, वहाँ कंसिडरेशन दो, दूसरी मैरिज आप कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वहाँ तो 3 मैरिज है अलाउड उसमें. तो यहाँ पर आपको मैरिज इंस्टीट्यूशन को ही पहले डिफाइन करना पड़ेगा, वेदर यू वांट टू किल इट और यू वांट टू चेंज इट, एंड देन यू कैन डेवलप द रिलेशनशिप इन लिविंग रिलेशनशिप. यू कैन डेवलप दैट ऑन. बिल्कुल. तो मानवी तनेजा, एक छोटा सा सवाल आपसे. जैसा ही कुछ उदाहरण मैंने दिया उसमें ये स्पष्ट है कि जैसे कि जस्टिस अंजना ने भी कहा कि जब आप रिश्ते में जाते हैं तो आपको पता होता है कि इसका परिणाम क्या है. तो आपको लगता है कि एक पार्टनर के तौर पर अगर आप लिव इन का फैसला ले रहे हैं तो ये बिल्कुल इंडिविजुअल फैसला है आपका, किसी तरह का सोशल या लीगल ऑब्लिगेशन की बात इसमें नहीं आनी चाहिए?
जी, एक्सेप्ट वायलेंस और अगर कुछ एक्सपेक्टेशन है कि अगर कोई चाइल्ड नहीं है और वो चाहते हैं कि फीमेल चाहती है कि उसको उसका आगे का कुछ फ्यूचर है वो प्रोटेक्ट कर लें, वो मेरे हिसाब से बेतुका है। क्योंकि आप लिव इन में इसीलिए रहते हैं, जब तक आप खुश हैं तब तक आप रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इस रिलेशनशिप को मैच्योरिटी दे देनी चाहिए तो आप मैरिज कर लीजिए। और अभी थोड़ी देर पहले एक पैनलिस्ट ने बोला था कि अभी ये कि सेकंड मैरिज हो रही थी और पहली मैरिज में डिवोर्स नहीं है, तो जो पहली मैरिज डिवोर्स नहीं है तो वो लिव इन नहीं हो सकता। लिव इन तभी हो सकता है जब दोनों ही सिंगल हैं। तो अभी बात समझ रहे हैं, तो डिवोर्स लेना बहुत जरूरी है, तभी आप लिव इन कह सकते हैं। और जो सेकंड वाइफ है, सेकंड वाइफ मेरे हिसाब से कुछ एक्सपेक्ट ही ना करे, क्योंकि पहले की तो डिवोर्स है ही नहीं है। तो सेकंड जब आप रह रहे हैं तो आप केयर आउट ऑफ केयर रह रहे हैं जी। उसमें अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए तो देयर इज नो पॉइंट। हाँ, अगर कोई चाइल्ड हो जाता है तो प्रॉपर्टी की नहीं है बात, मेंटेनेंस की है, मेंटल सोशल सिक्योरिटी की है। क्या उस तरह की भी कल्पना न किया जाए जहां से क्या ये माना जाए कि लिव इन रिलेशनशिप जो है उसे बस दो लोगों के बीच का अंदरूनी मामला समझा जाए, इसमें भावनात्मक मामला समझा जाए, इसमें बहुत ज़्यादा इसको लीगल राइट्स में बांधने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि जितनी कोशिश हम करेंगे तो दूसरी तरफ जो एक पुख्ता हमारे पास संरचना है स्त्री पुरुष के लिए, जिसको हम मैरिज इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे। और लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा देना एक तरह से समाज में एक तरह से विकृति को बढ़ावा देना है, अगर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द का उपयोग करूं तो। हम सोचते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को सिर्फ टू कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स की प्राइवेट एंड एक्सट्रीमली इंटीमेट वाली स्फीयर मानना ये भी सही नहीं होगा। बिकॉज उस स्फीयर में भी वायलेंस होता है, इनइक्विटीज होती हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ बच्चे आते हैं, उनके राइट्स, लीगल ऑब्लिगेशंस वो सब आती हैं। सो कहीं ना कहीं जस्ट एज मैरिज डिस्पाइट बीइंग एक बहुत इंटीमेट और पर्सनल स्पेस, वो भी एक लॉज के साथ, लॉज की दुनिया और इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इन द सेम वे लिव इन रिलेशनशिप्स भी डिस्पाइट बीइंग कंसेंटिंग प्राइवेट इंटीमेट एरिना, उसमें भी लॉस का कहीं ना कहीं एक कवर और एक अम्ब्रेला होना चाहिए। दखल एंड अम्ब्रेला के बीच में देयर इज अ वेरी फाइन न्यूएंस डिफरेंस जो समझना है। एंड लिव इन रिलेशनशिप्स की एम्बिट ऑफ डिस्कशन हमको लगता है अब धीरे धीरे, चूंकि अब हम बात करने ही लगे हैं, तो अब हमको धीरे धीरे अब हमको उसको सिर्फ मेल फीमेल से हटा के LGBTQ+ अदर ओरिएंटेशंस तक भी लेके जाना पड़ेगा। बिकॉज देयर टू कंसेंटिंग एडल्ट्स टू एंटर इनटू लिविंग रिलेशनशिप्स, और वहां पर एक और एडिशनल कवर एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की जरूरत पड़ती है। सो अगर हम एज अ सोसाइटी अगर हम डिस्कशंस और नैरेटिव्स स्टार्ट कर चुके हैं, तो हमको इस डिस्कशन और नैरेटिव को थोड़ी वाइडनिंग ऑफ स्कोप करनी पड़ेगी, सो दैट ये सिर्फ इंडिविजुअल और पर्सनल और इंटीमेट का स्पेस नहीं है। यहाँ पर भी लॉज का कवर और शेपिंग जरूरत पड़ते हैं। जी बिल्कुल। जैसे अंजना एक फाइनल वर्ड जिसको कहा जाए आपसे जरूर जानना चाहूंगी, एक जज होने के नाते भी, एक महिला होने के नाते भी, कि जिस तरह की हमारी सोसाइटी जिस तरह से डाइवर्स होती जा रही है, हम तमाम तरह के हक की बात कर रहे हैं, लिव इन रिलेशन है, LGBTQ की रिलेशनशिप है, और उसमें भी ये बातें आगे बढ़ेंगी। हम आंखें तो बंद करके नहीं रह सकते। तो आपको लगता है कि सही वक्त है कि अब इसको कहीं ना कहीं रीडिफाइन किया जाए, और इस हद तक रीडिफाइन ज़रूर किया जाए जहाँ तक मैरिज इंस्टीट्यूशन को कोई नुकसान न पहुँचे? नहीं, आप क्या डेफिनेशन हो सकता है, हम तो नहीं समझ सकते हैं कि इसमें क्या डेफिनेशन हो सकता है। लिव इन रिलेशनशिप इज अ लिव इन रिलेशनशिप। A marriage is defined, there are certain trapping rituals which you are supposed to, in Muslim law, कि कबूल किया जाएगा, in Hindu law there is a different way. So there are certain rituals which have to be performed for a valid marriage. Now when a live-in relationship is concerned, what is the ritual that you can have, that this person a live-in relationship?
According to, I am unable to understand, what definition there can be. Definition means, as Justice Chandra rightly said, sometimes it is the man who is exploited, sometimes it's the woman who is exploited. It's not necessary that one particular gender is exploited, but we tend to look at it differently, because in the back of our head, we have this thing that a woman जो है वो कमजोर है, वो समझ नहीं पा रही है, etc. अब एक्सपीरियंस बात हम बताते हैं, मैरिज के बाद भी बहुत पेरेंट्स तो इतना इंटरफेयर करते हैं अपनी बेटी की शादी में, क्योंकि उनको लगता है कि बेटी जो है उसको दिमाग नहीं है, वो ठीक नहीं कर रही है, उसको खाना बनाने लोग खाना बना रहे कह रहे, वो नहीं काम करने के लिए बोल रहे हैं, तभी काम कर रही है, मतलब वो चीज वो डिसाइड करेंगे। अगर मेरे पास केस आता था तो हम अपने उन पेरेंट्स को हमेशा बोलते थे, जिस दिन आपने शादी की उस दिन आपने ये समझा कि ये जस्ट है, ये अपना अच्छा बुरा सोच सकती है, इसीलिए आप उसको छोड़ दीजिए, जैसा भी है वो मैनेज करेगी, आप सपोर्ट जरूर कीजिए, बट डोंट थिंक फॉर हर, डोंट डू थिंग्स फॉर हर। इतना इंटरफेरेंस जो एक होता है ना, कि हम लोगों के दिमाग में ही है कि औरत जो है ना वो अबला है, तो ये इतना स्टीरियोटाइप है कि बस क्या बताया जाए। जी बिल्कुल, और तो शायद यहीं पर इसको समझने की ज़रूरत है कि स्टीरियोटाइप जो थॉट प्रोसेस है उससे निकला जाए, और इसमें कोई शक नहीं कि लिव इन रिलेशनशिप की जो अवधारणा है भले ही बहुत इनकलाबी न हो, पुरानी भी है, लेकिन आज के बदलते हुए समाज की एक अलग तस्वीर है, और इस तस्वीर चॉइस। जी, आप हमेशा प्लीज इस चीज को स्ट्रेस कीजिए कि इट्स अ पर्सनल चॉइस इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, where the constitution has given every individual an adult every right. जी बिल्कुल, और ऐसे में बहुत इसको बहुत बड़ा करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दो लोगों की ये आपसी सहमति, आपसी रजामंदी की बात है, तो इसे आपसी रजामंदी से ही चीज़ों को सुलझाना भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। और लिव इन रिलेशनशिप जो कि एक ऐसी अवधारणा के रूप में हमारे सामने आज है, जो हमारे आधुनिक समाज का भी परिचायक है, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ हम अपनी परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। विशेषकर वैवाहिक संस्था जो है उसको हम अगर इस तरह की आधुनिकता के लिए अगर उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे समाज में विकृति ही पैदा करेगा। पूरे विश्व में लिव इन रिलेशनशिप को माना जाता है, लेकिन उसी हद तक जहाँ तक कि वैवाहिक संस्था को नुकसान न पहुँचे, और यही शायद भारत में भी समझा जा रहा है, माना जा रहा है अभी तक। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसके अंदर के जो पेंच हैं, जिसपे बात शोषण तक पहुंच जाती है, जिसमें बात इसके नाजायज़ लाभ की पहुंच जाती है, जिसमें बात अधिकार की पहुंच जाती है, जहां पर जो राइट टू लीव है उसको हम राइट टू लीव को भी हम चैलेंज करने लगते हैं, वहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, वहाँ पर एक नब्ज़ पर उंगली रखने की ज़रूरत है। वहाँ पर अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वो सोच कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है, जो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अदालतों के दरवाजे पर भी और समाज के अंदर भी ये सब कुछ सुलझाया जाएगा। लेकिन यदि कोई युवा अपनी मर्जी से दो लोग एक साथ रह रहे हैं तो उस संबंध को चाहे नाम कुछ भी दे दिया जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं दो परिपक्व लोगों पर ही रहनी चाहिए। अब इसके कई रूप हैं, इसके कई पहलू हैं जिसको हम उठाते रहेंगे आपके सामने। आज भी हमने उठाने की कोशिश की। आगे फिर आपसे मिलेंगे एक अन्य कानूनी मसले के साथ। आज इस रोचक बहस में बस इतना ही। कल फिर आप देखेंगे हमारे साथ अन्य कार्यक्रमों को और इंडिया लीगल के इस रिपीट को भी। लेकिन इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मैं आपसे गुजारिश जरूर करूँगी कि कोविड की जो संख्या है वो कम तो होती जा रही है, लेकिन आप अपना ख्याल रखना न भूलें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी जो एक बहुत मशहूर जुमला है वो अभी भी हम सब के पर लागू होता है। तो आप अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त, नमस्कार।